हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं सावन राज भारती आपका आपके ही चैनल रेडी टू रेज में स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास तक हमने देखा था कि हमने हेलो एल्केन्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, मतलब हमने हेलो एल्केन्स को कंप्लीट कर लिया था पिछले लेक्चर तक। आज हम बात करेंगे हेलो एरेंस के बारे में। हेलो एरेंस क्या होता है, एराइल हेलाइड। वहाँ पर हमने बात की थी हेलो एल्केन या एल्काइल हेलाइड, या हम बात करेंगे हेलो एरेंस या एराइल हेलाइड। तो चलिए बातें करते हैं कुछ एराइल हेलाइड के बारे में, हेलो एरेंस के बारे में, उसके प्रिपरेशन के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए इस हेलो एरेंस की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे हेलो एरेंस के बारे में। सबसे पहला हेडिंग आप लगा लें, हेलो एरेंस। या इसको हम एराइल हेलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? एराइल हेलाइड्स। एराइल हेलाइड या हेलो एरेंस। मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं जिससे आपको पता चले कि हेलो एरेंस होता क्या है। देखिए, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हेलो एरेंस है, या इसको आप क्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये बेंजीन रिंग है, इससे कोई भी हाइड्रोजन अटैच है, इसको आप हेलोबेंजीन भी कहते हैं। जैसे आप अगर क्लोरीन अटैच करते हैं क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन। तो ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं ये हेलो एरेंस है या एराइल हेलाइड है। हो सकता है जो X है वो यहाँ भी लगा रहे, यहाँ भी लग जाए, यहाँ भी X लगे, यहाँ भी X लगे, यहाँ भी कोई क्लोरीन, यहाँ भी कोई क्लोरीन। इसमें मैं आपको एक चीज और डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं बता दूं, अगर आप देखिए यहाँ पे 6 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर है। इसको फर्स्ट कॉर्नर आप नेमिंग दीजिए, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 नेमिंग कर दिया हमने। अब देखिए अगर आप 1 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि जहां से आपका हैलोजन लगा हुआ है, जहां से आपका हैलोजन लगा हुआ है, या कोई भी जनरल, ये एराइल हेलाइड का बात नहीं, कहीं भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए कैसे, कोई भी आपका कंपाउंड बेंजीन से अटैच है कहीं पर हो, चाहे वो पोजीशन 1 पे हो या पोजीशन 2 3 4 कहीं पर हो, अगर आप पोजीशन 1 के रिस्पेक्ट में देखें, मतलब जहां पर वो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, मतलब यहाँ पे हैलोजन अटैच है, इसके रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो जो सेकेंड नंबर पोजीशन होगा उसको कहेंगे हम ऑर्थो। क्या कहेंगे उसको हम? ऑर्थो। थर्ड नंबर पोजीशन मेटा, फोर्थ नंबर पोजीशन पैरा। 1 के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो सेकेंड वाला ऑर्थो, थर्ड वाला मेटा, फोर्थ वाला पैरा। उसके बाद हम इधर से चलेंगे, ये तो इधर की बात हुई, हम इधर से चलेंगे तो 6 नंबर फिर ऑर्थो हो जाएगा, 5th नंबर फिर मेटा हो जाएगा, और 4th नंबर पैरा। ये आपका रिस्पेक्ट, जब आप सब्स्टिट्यूएंट, जैसे देखिए आप हेलोजन यहाँ पे अटैच करते हैं, अगर आप एक हेलोजन मेटा पोजीशन पे भी अटैच कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर या यहाँ पर, दोनों जगह मेटा पोजीशन 1 के रिस्पेक्ट में, तो आप जब हेलो एरेंस बना सकते हैं तो आप जो हेलोजन ग्रुप है वो मेटा में भी अटैच कर सकते हैं, पैरा में भी अटैच कर सकते हैं, ऑर्थो में भी अटैच कर सकते हैं, तो वो हेलो एरेंस ही कहलाएगा। तो ये आपको पोजीशन का नेमिंग पता चला कि 1 के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। आप इसको नोट कर लें पहले। जब आप इसका नेमिंग करेंगे, जैसे एक कंपाउंड कर लेके हम नेमिंग सीख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक कंपाउंड लिया, यहाँ हमने क्लोरीन अटैच कर दिया। क्या अटैच कर दिया? क्लोरीन। जब आप इसका आयुपेक नेमिंग करेंगे तो इसका आयुपेक नेमिंग होता है क्लोरो बेंजीन।
क्या होता है, क्लोरोबेंजीन। इसका आयुर्वेदिक नेमिंग होता है क्लोरोबेंजीन, क्योंकि देखिए बेंजीन रिंग से क्लोरीन अटैच है, क्लोरोबेंजीन। बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज की, कि हम हेलो अरेंज को कैसे कैसे प्रिपेयर करें, क्या हमारा मेथड होना चाहिए ताकि हम हेलो अरेंज को प्रिपेयर करें, हेलो अरेंज को प्रिपेयर करें, और वो कौन सा मैकेनिज्म को शो करते हुए हेलो अरेंज प्रिपेयर होगा, या मतलब कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, वो मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसको आप नोट करें। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज। आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज की। तो सबसे पहला पॉइंट, मतलब सबसे पहला मेथड जो होगा, सबसे फर्स्ट मेथड जो होगा हमारा हेलो अरेंज को प्रिपेयर करने का, वो होगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। क्या होगा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो आइए पहले इस पॉइंट को लिख लेते हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब कि वैसा कंपाउंड हम यूज करेंगे जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है, मतलब वैसा कंपाउंड हम यूज करेंगे हेलो अरेंज को प्रिपेयर करने के लिए इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो। तो इसमें हम जब हाइड्रोकार्बन का देखिए बहुत एग्जाम्पल है, जैसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी आप कंपाउंड यूज करेंगे उसमें सब हाइड्रोजन और कार्बन जनरली अटैच होते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन। तो यहाँ हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे बेंजीन की। मतलब एक बात आप ये भी सोच सकते हैं कि हम जो हेलो अरेंज को प्रिपेयर करें वो बेंजीन से प्रिपेयर करना है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे हाइड्रोकार्बन के रूप में, बेंजीन। और इसका हम कहेंगे हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या करेंगे इसका हम, अब मैं बताऊंगा कि हाइड्रो हेलोजिनेशन क्या होता है। इसका हम करेंगे हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो हेलोजिनेशन यहाँ पर जो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैंने आपको अभी तक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको पूरा अच्छे से कवर कराऊंगा। यहाँ पर बस आप ये याद रखें, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लवर, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहता है। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कौन अट्रैक्ट करेगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब जैसे देखिए, अगर आप इस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है। जैसे आप इलेक्ट्रोफाइल को हम E+ से डिनोट करते हैं, E+। देखिए E+ करने का मतलब कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। अब ये क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन का लवर कहलाया। जब इलेक्ट्रॉन का लवर ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल हुआ। इलेक्ट्रोफाइल कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाला। क्या, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाला इलेक्ट्रोफाइल, और उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। जैसे देखिए मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, BF3। यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन बोरोन का यहाँ जो B है, यहाँ जो बोरोन है, इसका पास वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब इसका जो ऑर्बिटल वो खाली है। जब इसका ऑर्बिटल खाली तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहेगा तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया। जब ये सब्स्टिट्यूशन करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज होना ही चाहिए, जरूरी यह है कि वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अब देखिए BF3 में कैसे वैकेंट ऑर्बिटल है, आइए देखते हैं इसको। जैसे BF3
F। अब जब आप बोरोन का वैलेंसी को देखें तो देखिए बोरोन का यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में मिला है, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। तो बोरोन में कितना मिला है, दो मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन मिले हैं बोरोन को, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन मिले अपने आउटर मोस्ट शेल में। पूरे वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट शेल में होना चाहिए। वैलेंसी कब सेटिस्फाई होगा, जब 8 इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट शेल होने। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका मतलब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल अभी भी है, वैकेंट ऑर्बिटल अभी भी है। तो जब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो तो ये क्या करेगा, अपने वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन का अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जब ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। जब इलेक्ट्रोफाइल करेगा तो वो सब्स्टिट्यूशन जो शो करते हैं उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। यहाँ तक बस आप याद रखें, मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे तो मैं आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखा दूंगा उसको। सबसे पहले आप इसको नोट करें। हम बात करते हैं अब प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरेंस फ्रॉम बेंजीन। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरेंस फ्रॉम बेंजीन हमारा पहला टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरेंस फ्रॉम बेंजीन। और ये कैसा सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसा सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आइए यहाँ क्या होता क्या है, हम यहाँ पे एक बेंजीन रिंग लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग लिया और जब आप इसको क्लोरीन या कोई भी आप हैलोजन ले सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे हेलोएरेंस बनाना है, आपको यहाँ हेलोएरेंस बनाना है। तो हेलोएरेंस बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्लोरीन को लेना पड़ेगा, कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप को लेना पड़ेगा। साथ में जो आपको लेना पड़ता है वो होता है लुईस एसिड। आपको बताऊंगा कि लुईस एसिड का यहाँ पे क्या काम है। जो हम लोग रिएजेंट यूज कर रहे हैं लुईस एसिड, वो क्यों यूज कर रहे हैं। जैसे आप एक लुईस एसिड ले लें फॉर एग्जाम्पल FeCl3, जब ये रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो होगा क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। देखिए कोई भी चीज, कोई भी रिएजेंट या कोई भी कंपाउंड जब आप इस एरो के ऊपर लिखते हैं या एरो के नीचे लिखते हैं कोई भी कंपाउंड, उसके कहने का मतलब होता है कि वो कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट कहने का मतलब वो रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा, वो रिएक्शन को हेल्प करेगा फर्दर प्रोसीड होने के लिए, लेकिन वो अपना एग्जिस्टेंस को नहीं खोएगा। एग्जिस्टेंस को नहीं खोने का मतलब कि जैसे ये कंप्लीट, जैसे देखिए आप FeCl3 को यहाँ पर रिजेक्ट करा देते हैं, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वही बना, फिर FeCl3 निकल जाता है। ये होता है फाइनल इसका रिएक्शन कि जब कोई बेंजीन को क्लोरीन के साथ आप ट्रीट कराते हैं ओवर लुईस एसिड, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो हेलोएरेंस या क्लोरोबेंजीन होता है प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का प्रोडक्ट। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, कैसे यह प्रोसीड होता है। पहले आप इसको नोट करें। पहले हम ऊपर पे रिएक्शन लिख लेते हैं, बेंजीन प्लस Cl2 ओवर FeCl3 या कोई भी लुईस एसिड आप यूज कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा हेलोएरेंस या क्लोरोबेंजीन Cl प्लस HCl। आइए अब इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं कि कैसे आगे प्रोसीड होता है। ये मैकेनिज्म आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी मिलेगा। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मैं बताऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल अंदर आ रहा है, कैसे इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकल रहा है। यही आपको सेम मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मिलेगा। तो आइए देखते हैं। ये 3 स्टेप में होता है। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं वो 3 स्टेप में रिएक्शन होता है। तो स्टेप 1 की बात करें कि स्टेप 1 में क्या होता है। स्टेप 1 में होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है।
इसमें क्या होता है, जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को E+ से हम डिनोट करते हैं। जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मतलब देखिए, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा तभी तो सब्स्टिट्यूट करेगा। इसलिए सबसे पहला स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता। आइए देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल बनता कैसे। यहाँ पर जो हमने कैटलिस्ट लिया है लुईस एडिक, वहाँ इसका बहुत अच्छा काम है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिया, यहाँ पे क्लोरीन लिया, यहाँ पे आपने क्लोरीन लिया, ये मैंने क्लोरीन लिया। क्लोरीन का बीच में सिंगल बॉन्ड प्लस FeCl3। क्या होता है, लुईस एसिड के साथ आप जब इसको ट्रीट कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। ये क्लोरीन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को लेके इसके साथ जाके बॉन्ड बना देता है। क्या करता है, FeCl3 यहाँ पे क्या किया, इस क्लोरीन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, इस क्लोरीन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। ये क्लोरीन क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल गया। तो जो प्रोडक्ट बनाए वो होगा FeCl4- प्लस Cl+। अब देखिए, ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिया, ये अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दिया। जब ये अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन देगा, इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। ये क्लोरीन क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को लेके इसके साथ जाके बॉन्ड बना रहा है। तो जब ये क्लोरीन इसके एक इलेक्ट्रॉन को लेके जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, FeCl4- का Cl3, यहाँ पे Cl- है, दोनों मिलकर FeCl4- का FeCl4- बनाया। आप जो वहाँ पे Cl+ देख रहे हैं वही इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल। यहाँ पे क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, पॉजिटिव चार्ज पे, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल है। और जब इसका नेमिंग करेंगे, इसका नाम होता है क्लोरोनियम आयन। क्लोरोनियम आयन। यहाँ पे क्या होता है, Cl+ का नेमिंग क्या होता है, क्लोरोनियम आयन। यहाँ पर आपने देखा कि इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो गया, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब देखिए वो, अब जब हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं, स्टेप 2 की, स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल वहां बन गया, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट हो गया। अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करता है, आइए देखते हैं। अब अटैक करेगा तो वो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। देखिए ये हमने बेंजीन रिंग ड्रॉ किया। अब क्या करता है, Cl+ इस पर अटैक करता है। Cl+ जैसे अटैक करता है, यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज है। और ये क्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन की चाह इसको बहुत ज्यादा है, ये दूसरे से भी इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा। और उसमें में से यहाँ और पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या करता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ शो करेगा। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करने का मतलब कि ये इसको कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो वहां जाके वो चिपकता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि पाई बॉन्ड जो होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन मंचले इलेक्ट्रॉन होते हैं। मंचले इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कि ये आपस में घूमते रहते हैं, क्योंकि ये रेजोनेंस करते हैं, यहाँ पे रेजोनेंस होता है, ये आपस में घूमते रहते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, ये इसके साथ चिपक जाएगा। तो देखिए क्या होता है, ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाता है, ये बॉन्ड टूटा, ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन टूट के ऊपर आ गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन टूट के ऊपर आ गया तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया, फिर से ये बॉन्ड का डिसोसिएशन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गया, मतलब इसी कार्बन पे ये भी इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे जैसे ये क्लोरीन देखा कि इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से वो जाके चिपक गया, तो जो प्रोडक्ट बनाया वो ये हुआ। जब ये कार्बन अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन पे दे दिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया।
ताकि Cl प्लस इससे अटैक कर सके। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब आप यहाँ देख रहे होंगे पॉजिटिव सिग्मा पाई मतलब यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस करने का मतलब कि कॉन्जुगेशन आप देख रहे हैं पॉजिटिव सिग्मा पाई मतलब कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा, मतलब प्लस चार्ज पूरे बेंजीन रिंग में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप इसका अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, हो सकता है कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए, ये बॉन्ड यहाँ पे चले जाए, तो क्या होगा, एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन सकता है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे क्लोरीन, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है कि ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ये भी बन सकता है। तीन इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। जब आप इस तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब क्या करते हैं, ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला के एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब तीनों स्ट्रक्चर को मिला के एक स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो वो कैसा होगा, यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जो पाई बॉन्ड है वो इतने से चेन में ही घूम रहा है, यहाँ पर आ सकता है या यहाँ पर आया, यहाँ पर, यहाँ, मतलब इतने से चेन में वो पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो जब आप बॉन्ड का पार्शियल बॉन्ड का जब फॉर्मेशन करते हैं तो कुछ ऐसा होगा। ये इसका कहने का मतलब है कि जो पाई बॉन्ड है वो इतने से कार्बन के साथ घूम रहा है। मतलब देखिए पाई बॉन्ड यहाँ तक तो नहीं आया, ये दोनों के पास नहीं आया पाई बॉन्ड यहाँ, मतलब ये 1 2 3 4 5 कार्बन के पास घूम रहा है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। और देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, डेल प्लस, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, डेल प्लस, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, डेल प्लस। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज तीनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्या हुआ, तीनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था, ठीक है। जब ये रेजोनेंस में आया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, वो भी ठीक है। उसका जब ये आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब जब इसका हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, मतलब तीनों स्ट्रक्चर को मिला के एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। क्योंकि देखिए ये सिग्मा बॉन्ड सबके पास है, पाई बॉन्ड इस कार्बन के साथ घूम रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज डेल प्लस में आपस में बढ़ गया तो स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। इसी को कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसको क्या कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और ये जो आपका होता है वो इंटरमीडिएट होता है। मैं यहाँ पे लिख दूं, ये क्या होता है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कहने का मतलब है कि वैसा कंपाउंड जो रिएक्शन में बने उसके बाद फिर वो फर्दर डिसोसिएट हो गया, फर्दर सब्स्टिट्यूएंट अपने आप में अटैच करके वो प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो हुआ वही इंटरमीडिएट है, आप इसको नोट करें। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्लोरीन का बॉन्ड टूटा, FeCl3 Cl माइनस का अपनी ओर अटैक किया, Cl प्लस बना, क्लोरीनियम आयन बना, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो। उसके बाद क्या हुआ, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया। अब यहाँ पे बेंजीन रिंग पर अटैच किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, ये अपना बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन किया तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब यहाँ पे नेगेटिव आया तो क्लोरीन इसके साथ अटैच हो गया, ऐसा प्रोडक्ट बना। अब ये क्या आप देख रहे हैं कि रेजोनेंस में हो रहा है। ये आप रेजोनेंस चिंता नहीं करने, मैं आपको बताता चाहूँगा कौन कौन रेजोनेंस में। अगर आप रेजोनेंस पढ़े हैं, जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है रेजोनेंस, अगर आप पढ़ें तो आप वो समझ पाएंगे कि कैसे यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप देखें कि रेजोनेंस करने का मतलब क्या है कि कंजुगेशन होना चाहिए। साइक्लिक में कंजुगेशन और कुछ इलेक्ट्रॉन मैं आपको बताऊंगा वो सब कुछ। यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉजिटिव सिग्मा पाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंजुगेशन हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी आ सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ भी जा सकता है। हो सकता है पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए।
अब तीनों को मिला के जब आप एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और यहीं पर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये इंटरमीडिएट है, ये आपका स्टेप 1, आपका स्टेप 2, आप इसको नोट कर लें। थर्ड की बात करेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल अटैक भी कर दिया। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल अंदर जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक भी कर दिया, वो भी ठीक है, लेकिन पुराना वाला इलेक्ट्रोफाइल बाहर तो निकलना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, मतलब पुराने इलेक्ट्रोफाइल का रिमूवल होता है, मतलब पुराना इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलता है। आइए देखते हैं, कोई भी आप, जैसे मैंने 3 स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया था, कोई उसमें से स्ट्रक्चर ले रहे हैं, जैसे आपने ये ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलेगा, देखिए जब आप इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन में अटैच होगा, ताकि 4 वैलेंसीज का सेटिस्फाई, यहाँ पे एक हाइड्रोजन में अटैच होगा। अब क्या होता है, ये जो H+ आप देख रहे हैं, ये जो आप H देख रहे हैं, ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन, अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करके बाहर निकल जाता है। इसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, वो FeCl4- जो वहाँ पे बना था, जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में जो बना था FeCl4-, ये क्या चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे क्या करता है, H+ को अपनी ओर खींच लेता है। जैसे H+ को अपनी ओर खींचता है, H+ क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को इस रिंग में दे के बाहर निकल जाता है। तो जब ये अपने रिंग में, जब ये अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन रिंग में दे के निकला, तो क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, H अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ पर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ का डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर से सोचिए, FeCl4- क्या क्या, यहाँ से H+ को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाह, H+ को अपनी ओर खींचना चाह। जैसे ये H+ को अपनी ओर खींचना चाह, तो ये H+ क्या करेगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, FeCl4- क्या क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन को खींचना चाह, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन इस रिंग में देके बाहर निकल जाएगा। जब ये अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन रिंग में देकर बाहर निकला, तो यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया फिर से, ताकि क्योंकि यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है, तो शेयरिंग हो जाएगा, यहाँ पे शेयरिंग हो गया। ये दोनों बॉन्ड पहले से था, यहाँ पे क्लोरीन अटैच है। अब आगे देखिए क्या करता है, यहाँ से H+ निकला। अब एक चीज आप याद रखेंगे, जो H और Cl का बॉन्ड है, ये जो HCl का बॉन्ड देख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी जैसे रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी को बढ़ा लेता है। एनर्जी का रिलीज होना मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ाना। किसी बॉडी, कोई भी, अगर कोई भी जनरल केमिस्ट्री के बाहर जाके भी आप बात करते हैं, जैसे ये मार्कर है, इसके पास अभी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब कि नीचे से वो इतने हाइट पर, जितने हाइट पर है उसका mg मल्टीपल टाइम इसका जो मास है इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, इतना एनर्जी इसके पास है। तो ये नीचे जाना क्यों चाहता है, जैसे आप इसको छोड़ेंगे तो नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि ये अपने एनर्जी को घटाना चाहता है। ये अपने एनर्जी, जैसे ये मैंने छोड़ा तो ये नीचे गया, तो ये अपने एनर्जी को घटा रहा है। जैसे जैसे इस बॉडी का एनर्जी घटेगा वैसे वैसे इसमें स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। जैसे वो नीचे जाके गिरेगा, तो जैसे वो नीचे जाके गिरा, यहाँ पे वो रेस्ट में आ गया। जैसे यहाँ पे वो रेस्ट में आ गया, मतलब यहाँ पे इसको अभी 0 एनर्जी लेवल पे है, वो उस पर उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है। जैसे इस पर एनर्जी, जैसे देखिए यहाँ पर था एनर्जी बहुत ज़्यादा था, यहाँ पर है तो एनर्जी अपने आप का एनर्जी वो कम कर लिया। जैसे एनर्जी कम कर लिया तो इसमें क्या आ गई, स्टेबिलिटी आ गई। वही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होती है कि जैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, जैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। जैसे ही एनर्जी रिलीज हुआ तो क्या हुआ, स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो H+ क्या चाहता है कि यहाँ से Cl- को खींच ले। H+ क्या चाहता है, यहाँ से Cl- को खींच ले ताकि हम HCl का बॉन्ड बना ले
और जैसे हम HCl का बॉन्ड बना लेंगे, जैसे हम HCl का बॉन्ड बना लेंगे तो एनर्जी रिलीज हो जाएगा, और जैसे एनर्जी रिलीज हो जाएगा तैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। H प्लस क्या करता है, यहाँ से Cl माइनस को खींच लेता है, तो जैसे वो Cl माइनस को खींचा तो HCl का फॉर्मेशन हुआ, और जैसे यहाँ Cl माइनस बाहर निकला तो क्या बचा यहाँ पे FeCl3। Cl माइनस यहाँ से बाहर निकला तो FeCl3 बचा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने स्टार्ट किया था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल से, मैंने हमने जो स्टेप स्टार्ट किया वहाँ पे हमने FeCl3 का 1 मोल्स यूज किया था, FeCl3 का हमने 1 मोल्स यूज किया था, और यहाँ पर देखिए FeCl3 का 1 मोल्स निकल गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो रिएक्शन को तो प्रोसीड कर रहा है, रिएक्शन को तो आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, लेकिन उसका जो अमाउंट वो घट नहीं रहा है। तो वैसे कंपाउंड को हम कैटलिस्ट कहते हैं, तो यहाँ पर FeCl3 कैटलिस्ट है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए यही एराइल हैलाइड है, क्या है, यही एराइल हैलाइड है। यहाँ पर आप देखा कि कैसे हम लोगों ने बेंजीन के साथ, कैसे हम लोगों ने बेंजीन से एराइल हैलाइड या हेलोवेरेंस का प्रिपरेशन कराया। आप इसको नोट कर लें। 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में आपको इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है। दूसरा स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तीसरा स्टेप रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल अंदर गया, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकला तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। आप इसको नोट करें। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, जैसे इनको सॉल्व करें, वीडियो पॉज करें, खुद से सॉल्व करें। आइए देखते हैं। देखिए जब फर्स्ट केस की बात करें, जब हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप ब्रोमीन को अटैच कराना है आपको। एक चीज हमेशा आप याद रखें कि जो आप यहाँ FeCl3 ले रहे हैं उसको रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप देख रहे थे कि वहाँ पे FeCl3 बाहर निकल जा रहा था। इसका मतलब क्या हो रहा है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो आप कैटलिस्ट को देख के ऐसा नहीं कीजिएगा कि क्लोरीन को आप यहाँ अटैच करा दीजिएगा। क्लोरीन यहाँ अटैच नहीं होगा, ब्रोमीन अटैच होगा, क्योंकि ब्रोमीन का यहाँ पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल Br+ बन रहा है। देखिए अगर हम अब इसके शॉर्ट मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, FeCl3 Br- का फॉर्मेशन होगा। Br- को खींचेगा तो Br+ बचेगा, तो Br+ इस पर अटैक करेगा, तो Br+ अटैक करेगा तो प्रोडक्ट ये बनाएगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा प्लस HBr। इससे कोई मतलब नहीं है आपको, FeCl3 से कोई मतलब नहीं। FeCl3 का बस काम इतना है कि वो रिएक्शन को आगे प्रोसीड करता है, रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। उसका ये काम नहीं है कि यहाँ पर वो इलेक्ट्रोफाइल को चेंज कर देगा। जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रूप में Br2 को लिए हैं तो Br+ ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा और H+ बाहर निकलेगा। इसका सिर्फ काम है रिएक्शन को प्रोसीड करना। आप इसको समझ लें, इसको नोट भी करें। ये क्या करता है, सिर्फ FeCl3 यहाँ से Br- को खींचता है और लास्ट में H+ को Br- दे के बाहर निकाल देता है। बस देखिए इसका काम कितना है कि FeCl3 में Br- को खींच लेना। FeCl3 का काम क्या है, Br- को खींच लेना, FeCl3 Br- बनाना। जब ये Br+ पर अटैक कर देगा तो यहाँ से H+ को खींच के Br- दे देना, HBr बनाना, FeCl3 बचा का बचा रहेगा। ये होता है इसका रिएक्शन। अब आप सेकेंड रिएक्शन की बात कीजिए कि जब ये बेंजीन F2 के साथ रिएक्ट करता है तो FeBr3 बनाता है, FeBr2 से रिएक्ट क्या बनाता है। देखिए यहाँ पर जनरली कोई रिएक्शन नहीं होता, मतलब फ्लोरीन को हम इस मेथड, फ्लोरोबेंजीन को हम इस मेथड से प्रिपेयर नहीं करते हैं।
क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, F और F के बॉन्ड को हमको तोड़ना है। सबसे पहला जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हमने देखा, वहाँ पे क्या देखा था हमने, इस बॉन्ड को हमें तोड़ना पड़ता था, तब ना F माइनस F प्लस बाहर निकलता था। यहाँ पर क्या होता है कि FeBr3 के पास इतना पावर नहीं है कि वो F और F के बॉन्ड को तोड़ सके। जब F और F के बीच के बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन नहीं होगा। जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ही नहीं होगा तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होता। इसको आप नोट करना है, आपको कुछ कंसेप्ट की भी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए आप इसको सोचना भूल जाइए, इसका बस काम इतना है, वो I माइनस को खींचेगा, I प्लस को डोनेट करेगा, बाद में HI को चिपका के बाहर निकाल देगा। क्या कर रहा है FeCl3, क्या कर रहा है, यहाँ से I माइनस को खींच रहा है, I प्लस बना रहा है, I प्लस यहाँ पर अटैक कर देगा, यहाँ से H प्लस को बाहर निकाल के I माइनस चिपका के बाहर कर देगा, फिर FeCl3 बन जाएगा। मतलब इसका बस काम इतना है कि इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करके रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट होगा, बिल्कुल सही है, ये प्रोडक्ट होगा। लेकिन इसमें थोड़ा अंतर होता है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। वो क्या होती है कि जो आप HI देख रहे हैं, जो HI कंपाउंड देख रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, ये HI जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्या करता है, आइडोबेंजीन को फिर बेंजीन बना देता है। स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है, तो HI जब स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्या करता है, जो बेंजीन आप यहाँ, जो आइडोबेंजीन आप यहाँ बना रहे हैं, वो आइडोबेंजीन को फिर वो बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो रिएक्शन हो जाता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल करने का मतलब ये आगे बढ़ता है, फिर ये पीछे आने लगता है। तो हमारा जो काम था कि आइडोबेंजीन हमें बनाना था, वो तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आइडोबेंजीन से फिर बेंजीन बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक ऐसा कंपाउंड यूज करते हैं जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या यूज करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्या करता है, दोनों को मिला के न्यूट्रल स्पेसिस बना देता है। अब हम जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड HNO3, या आप यूज कर सकते हैं कंसंट्रेटेड HiO3। वो क्या करता है, ये जो HI आप बनते हुए देख रहे हैं, HI जो बनते हुए देख रहे हैं, इसमें जब आप ट्रीट करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3, तो ये H2O प्लस I2 में बदल देता है। और इसको बैलेंस करना है, जैसे 2, यहाँ पे क्या करता है कि जो HI आप देख रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट हुआ, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ये क्या करेगा, ये क्या करता है, दूसरे को रेड्यूस करता है, ये इसी को ऑक्सीडाइज कर देगा। रेड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या, ये दूसरे को रेड्यूस कर रहा है और ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो दोनों मिलकर न्यूट्रल स्पेसिस का फॉर्मेशन कर देगा। तो न्यूट्रल स्पेसिस क्या होगा, H2O प्लस I2 का फॉर्मेशन करता है। जब H2 और I2 बन जाता है तो रिएक्शन अब रिवर्सिबल नहीं रहता। तो इसलिए जब हम इस रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, पहले आप इसको नोट कर लें। देखिए इसमें अंतर क्या है कि HI जो बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है। अब बस हमको एक ऐसा कंपाउंड यूज करना था जो इसको क्या करे, ऑक्सीडाइज कर दे, ताकि यह रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो, मतलब पीछे की ओर ना जाए। हमने यहाँ पे क्या यूज किया, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड HI, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। जो क्या करेगा, HI को H2O प्लस I2 में बदल देगा, जो ना कि रेड्यूसिंग एजेंट है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसको नोट कर लें। तो
इसलिए इस रिएक्शन को, मतलब जब आपको आयोडीन दिया है, सिर्फ आयोडीन के केस में, सिर्फ क्योंकि HI ही स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होता है और बाकी कोई नहीं, HCl नहीं, HBr नहीं। तो जब आपको I2 का केस दिया रहे तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कंसंट्रेटेड HNO3, या आपको ये भी लिखा रहेगा कंसंट्रेटेड HiO3, आपको ये भी दिया है कंसंट्रेटेड HiO3। तो आपको जो प्रोडक्ट बनाना, तो क्या करेगा, फिर HI इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, फिर क्या होगा, HI इसके साथ रिएक्ट कर देगा तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, I2 प्लस H2। अब क्या रहा, ये स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट नहीं रहा, तो रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा, पीछे की ओर ना जाएगा, पीछे की ओर नहीं जाएगा। जब आपको आयोडीन के केस में, जब आपको आयोडीन के केस दिया रहे तो आपको क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कंसंट्रेटेड HNO3 या कंसंट्रेटेड HiO3, तो आपको जो प्रोडक्ट बनाना है वो प्रोडक्ट बनाना है। अब इसको नोट कर लें। तो यहाँ पर हमने बात की हेलोहेरेंस के बारे में कि हेलोहेरेंस होता क्या है, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसका फर्स्ट मेथड भी हमने जाना कि प्रिपरेशन ऑफ हेलोहेरेंस फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से हम लोग हेलोहेरेंस कैसे प्रिपेयर करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का कैसे सब्स्टिट्यूशन होता है, ये सब हमने देखा आज के लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ एक्टिवेटिंग ग्रुप की और कुछ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की। कुछ क्या बात करेंगे हमने, बात करेंगे कुछ एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, कैसे वह बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, कैसे वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोहेरेंस फ्रॉम एनिलीन, एनिलीन से हम हेलोहेरेंस का प्रिपेयर करेंगे। होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक। आई एम द चेंज, बी द चेंज।